नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो तमाम खबरें जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों पर करेंगे हम विस्तार से बात। सबसे पहले नजर डालेंगे उन 3 प्रमुख खबरों पर। तो इन 3 प्रमुख खबरों में सबसे पहली और प्रमुख खबर, जहां अमित शाह पाकिस्तान पर बरसते हुए नजर आए। बीते कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरजते हुए नजर आए थे और अब इस वक्त अमित शाह की तरफ से पाकिस्तान को लेकर कई सारी बातें कही गई। बीएसएफ के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अमित शाह वहां पर पहुंचे थे और इस दौरान जो बातें कही वो आपको बताएंगे विस्तार से। और साथ ही इस दौरान उन्होंने कहा कि गोली का जवाब गोले से दिया है। बीएसएफ की तारीफ करते हुए नजर आए, सेना की तारीफ उन्होंने की। नजर डालेंगे इस खबर पर। लेकिन साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी है और साथ ही पड़ोसी देश बांग्लादेश से, जहां बांग्लादेश में एक बार फिर से तख्ता पलट की आहट इस वक्त देखने को मिल रही है, क्योंकि वहां पर सेना और मोहम्मद यूनुस के बीच में कहीं ना कहीं समन्वय नहीं बैठ पा रहा है। और ऐसे में मोहम्मद यूनुस ने सीधे तौर पर इस्तीफे देने की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष का साथ नहीं मिलता तो वो इस्तीफा दे देंगे। इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर है वो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई, जहां ट्रंप प्रशासन की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया और विदेशी छात्रों के हार्वर्ड के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। यानी कि जो विदेशी छात्र हैं वो अब हार्वर्ड में पढ़ाई नहीं कर सकते, इस पर रोक लगा दी गई। इसका क्या कुछ इसके पीछे वजह है और क्या इसका रहेगा असर, बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको। तो बीते कल प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को 2 टूक संदेश देते हुए कहा था कि पाकिस्तान के साथ ना ट्रेड होगा ना टाक होगी, बात होगी तो सिर्फ पीओके की। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि भारतीयों के खून से खेलना महंगा पड़ेगा। जिसके बाद अब आज गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद पर जमकर बरसे और उन्होंने कहा कि हमने स्ट्राइक तो आतंकी ठिकानों पर की, पर पाकिस्तान ने हमला खुद पर मान लिया। इसके साथ ही गृह मंत्री ने बीएसएफ की जमकर तारीफ की। दरअसल आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के अलंकरण समारोह में हिस्सा लिया और इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया है। करेंगे इस पर चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने क्या कुछ कहा है। तो बीएसएफ का पराक्रम बना देश का गर्व, ये बात कही गई है अमित शाह की तरफ से। बीएसएफ अलंकरण समारोह में अमित शाह गरजते हुए नजर आया और पाकिस्तान को 2 टूक मैसेज भी दिया। उन्होंने कहा कि 100 किलोमीटर अंदर घुसकर हमला किया, आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया है हमने, जो भारतीय सेना ने जो काम किया। उसके साथ ही उन्होंने बीएसएफ का जबरदस्त रोल और हर मोर्चे पर साथ दिया है। बीएसएफ ने ये बात अमित शाह की तरफ से कही। साथ ही उन्होंने कहा कि आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया गया है सेना के द्वारा, बीएसएफ के द्वारा। बीएसएफ ने भी अपनी भूमिका निभाई। इस दौरान पाकिस्तान में मौजूद ट्रेनिंग कैंप को भी तबाह किया गया है। अमित शाह की तरफ से सीधे तौर पर यह बात कही गई और अमित शाह ने इसके साथ ही कहा कि गोली का जवाब गोले से दिया है, पाकिस्तान को सबक सिखाया है। और इसी के साथ में अमित शाह ने सेना की भी तारीफ की और साथ ही बीएसएफ जो सीमा सुरक्षा बल है उसकी भी तारीफ करते हुए अमित शाह नजर आए। उन्होंने कहा कि हर मोर्चे पर शानदार काम किया गया है बीएसएफ की तरफ से और पाकिस्तान अब दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। 2014 के बाद भारत बदल गया है, ये बात उनकी तरफ से कही गई। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि उरी, पुलवामा और अब पहलगाम का सटीक बदला भारत ने लिया। इससे पहले जो हमले किए गए थे उरी में, पहलगाम में, उसका सीधे तौर पर यह बदला लिया गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और अब ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये बड़ा बदला लिया गया है। आइए आपको सुनाते हैं कि सीमा सुरक्षा बल अलंकरण समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा है। गांव में इंतहा ही कर दी, निर्दोष यात्रिकों को धर्म पूछकर अपने परिवार के सामने, परिवार के महिला सदस्य और बच्चों के सामने चुन चुन कर निर्ममता पूर्वक मारने का पाप पाक प्रेरित आतंकवादियों ने किया। और उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनको कहा था, बिहार से कहा था कि इसका उचित जवाब दिया जाएगा और ऑपरेशन सिंदूर ये उसका जवाब है। आज
पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है। दुनिया भर में कई जगह पे आतंकी हमलों का जवाब दिया गया, परंतु भारत ने जो जवाब दिया है वो एक प्रकार से अलग है। तो अमित शाह को आपने सुना और हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी मुकेश शुक्ला जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। मुकेश, सीधे तौर पर बीते कल की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरजते हुए नजर आए थे और पाकिस्तान को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तमाम बातें उन्होंने कही, जिसके बाद में आज गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ के एक कार्यक्रम में शामिल होते हुए सीधे तौर पर पाकिस्तान को दो टूक मैसेज भी दिया कि हम आतंक के खिलाफ कार्रवाई करते रहेंगे और सेना की तारीफ करते हुए भी अमित शाह नजर आए। मुकेश। बिल्कुल कृतिका, जिस तरह से उन्होंने बात करी और रखा अपने बात को कि ऑपरेशन सिंदूर किस तरह से सक्सेसफुल रहा और जिस तरह से पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद को बढ़ावा देता है और उन्होंने बोला कि ये पूरा का पूरा स्पॉन्सर्ड है, वो पाकिस्तान के द्वारा किया गया है और अब पूरी दुनिया में उनकी जो है वो छवि सभी के सामने आ गई है, यानी उनकी पूरी पोल खुल गई है, एक्सपोज हो गया है पाकिस्तान। और उन्होंने दो टूक जवाब दिया। उरी का बदला उन्होंने बताया कि सर्जिकल स्ट्राइक के लिए लिया, उसके बाद उन्होंने बताया पुलवामा का हमला उन्होंने एयर स्ट्राइक से लिया और उसके बाद पहलगाम का घुस करके उन्होंने हमला किया। और उन्होंने साथ ही साथ कहा कि हमारा किसी भी व्यक्ति पर हमला नहीं था, उनका हमला आतंकवाद के खिलाफ था, उनके अड्डों को ध्वस्त करना उनका मकसद था, जो कि हमारे जवानों ने करके दिखाया, चाहे वो स्ट्राइक के जरूर हो, चाहे बीएसएफ के जवानों के, आर्मी के। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकत की और उन्होंने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ उन्होंने भारत को निशाना बनाया, भारत की आम जनता को निशाना बनाया, भारत के सैन्य अड्डों को निशाना बनाया। तो उन्होंने कहा कि एक साफ साफ संकेत है कि अब वो भारत बदल चुका है। 2014 के बाद का भारत अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, जो जिस आवाज में बोलेगा उसी आवाज में उसको जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में अब एक बार फिर से बड़ा फेरबदल हो सकता है। शेख हसीना के खिलाफ जन आंदोलन के बाद अंतरिम सरकार की कमान संभालने वाले मोहम्मद यूनुस की कुर्सी अब जाती हुई नजर आ रही है। खुद मोहम्मद यूनुस ने इस्तीफे की इच्छा जता दी। हालांकि उससे पहले सेनाध्यक्ष जनरल वकीर उज जमान ने यूनुस को दिसंबर तक का अल्टीमेटम दिया था। कुल मिलाकर मोहम्मद यूनुस इन दिनों चौतरफा घिरे हुए हैं, राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भी और सेना की तरफ से भी। और इसलिए यूनुस की तरफ से कहा गया कि अगर उन्हें विपक्षी दलों का समर्थन नहीं मिला तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, त्यागपत्र दे देंगे। पर ऐसे में सवाल यह है कि आखिर बांग्लादेश में सत्ता कौन संभालेगा इसके बाद? आखिर चुनाव बांग्लादेश में कब तक कराए जाएंगे? बांग्लादेश के राजनीतिक हालातों पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं सरकार और सेना के बीच टकराव की स्थिति। तो सरकार बनाम सेना इस वक्त नजर आ रहा है कहीं ना कहीं बांग्लादेश में, और टकराव जो है वो इस वक्त चरम पर है। बांग्लादेश की सेना और यूनुस सरकार के बीच ये टकराव देखने को मिल रहा है और यूनुस सरकार जो है वो इस वक्त चौतरफा घिरी हुई है। सेना प्रमुख जनरल वकार ने सीधे तौर पर अंतरिम सरकार को अवैध बता दिया है, क्योंकि वो लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि बांग्लादेश में जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएं। दिसंबर 2025 से पहले चुनाव की मांग सेना की तरफ से इस वक्त की गई है। सेनाध्यक्ष ने सीधे तौर पर यह अल्टीमेटम दिसंबर तक का दिया और सेना ने कहा है कि निर्वाचित सरकार ही ले सकती है सही फैसले। ये बात सेना की तरफ से कही गई, यानी कि सीधे तौर पर चुनाव की मांग जो है वो इस वक्त सेना की तरफ से कही जा रही है। लेकिन यूनुस सरकार पर खूनी कॉरिडोर योजना का भी आरोप सेना ने लगाया है। सेना की तरफ से कहा गया कि बांग्लादेश को म्यांमार के युद्ध में मत घसीटो, ये बात उनकी तरफ से कही गई है। यूनुस के इस्तीफे की अटकलें भी अब कहीं ना कहीं तेज हो चुकी हैं। कैसे, वो भी एक बार आपको बता देते हैं। दरअसल अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस अब इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि ये बात खुद उनकी तरफ से भी कही गई है। अंतरिम सरकार पर इस वक्त जो तमाम वहां के राजनीतिक दल हैं वो भी, और साथ ही सेना भी, वहां की जनता भी इस वक्त बड़ा दबाव बनाती हुई नजर आ रही है। चौतरफा मोहम्मद यूनुस घिरे हुए हैं और यूनुस के लिए अब काम करना काफी मुश्किल होता जा रहा है और राजनीतिक दलों में सहमति नहीं होने से मुश्किल कहीं ना कहीं उनको हो रही है। ये बात खुद उन्होंने एक्सेप्ट भी की है। बीएनपी और छात्र संगठन जबरदस्त दबाव बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका यात्रा रद्द करने से सेना भी काफी नाराज है। रखाइन कॉरिडोर भी विवाद की जड़ बन चुका है। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रसन्नजीत इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। प्रसन्नजीत, बांग्लादेश के राजनीतिक हालात अभी फिलहाल ठीक नजर नहीं आ रहे हैं। पिछले साल अगस्त में हमने देखा तख्ता पलट जिस तरीके से हुआ था, और कुछ कहीं ना कहीं उसी तरीके की तस्वीर, उसी तरीके के तख्ता पलट के जो संकेत हैं वो अब मिलते हुए नजर आ रहे हैं। प्रसन्नजीत, नहीं देखिए, 2024 की 5 अगस्त से ही स्थिति ठीक ठाक नहीं है जी। और अब जो स्थिति है कि
ये पहले हमको आपको क्रोनोलॉजी की हिसाब से बता दे। पहले ये सवाल उठने लगे कि इस तरह की एक जबरदस्ती का सरकार, ये सेंट मार्टिन और बाकी जो जगह पे यूएस आर्मी को दिया गया है, या ये बताया जा रहा है कि अराकान आर्मियों के थ्रू, अराकान प्रदेश के थ्रू म्यांमार में जो एड है, जिस तरह से गाजा में बताया जा रहा है कि एड बंद है यूनाइटेड नेशंस की, उसी तरह से म्यांमार तक यूनाइटेड नेशंस की एड पहुंचाने के लिए बांग्लादेश होते हुए, अराकान प्रदेश से होते हुए म्यांमार तक एक कॉरिडोर के लिए यूनाइटेड नेशंस या यूएसए की तरफ से दबाव डाला गया, और दबाव के सामने यूनुस ने घुटने टेक दिया। तो ये सब कुछ लेकर अंदर अंदर एक अनसर्टेनिटी, और उसके बाद जनरल वॉकर ने जिस तरह से बताया कि इस तरह की जमीन की फैसला, कॉरिडोर की फैसला केवल मात्र किसी चुने हुए सरकार की तरफ से ही किया जा सकता है, इस तरह की सरकार की तरफ से नहीं। तो उसके बाद ही ये जो डॉक्टर यूनुस है, यूनुस की तरफ से इस्तीफा की पेशकश किया गया है। और कल इसमें एक और बात बता दे कि एक स्टूडेंट लीडर है नाहिद बोल के, इस नाहिद ने डॉक्टर यूनुस से बात करने के बाद ये जो इस्तीफा का पेशकश ये और जोरदार हो गया है। और अभी स्थिति ऐसी है, ढाका शहर में काफी सेना दिख रहा है। कृतिका, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत, और साथ ही बांग्लादेश की जो राजनीतिक स्थिति है उस पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ चलिए अब तीसरी प्रमुख खबर का रुख कर लेते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हजारों विदेशी छात्र छात्राओं के भविष्य पर इस वक्त खतरा मंडरा रहा है। वजह है ट्रंप प्रशासन द्वारा लिया गया अहम फैसला। दरअसल ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल प्रोग्राम पर रोक लगा दी है, जिसकी वजह से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य इस वक्त अधर में लटका हुआ नजर आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि 2024-25 के शैक्षणिक वर्ष में हार्वर्ड में 6,793 अंतर्राष्ट्रीय छात्र पढ़ रहे हैं, जो कुल छात्र संख्या का लगभग 27% है। और ऐसे में इतने बड़े वर्ग पर असर पड़ना यूनिवर्सिटी के कई विभागों की आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित कर सकता है। करेंगे इस पर बात, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि हार्वर्ड पर ट्रंप की तरफ से क्या महत्वपूर्ण एक्शन लिया गया है और उस पर हार्वर्ड की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया दी गई। तो हार्वर्ड पर ट्रंप की तरफ से एक्शन लिया गया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जो इंटरनेशनल प्रोग्राम है उस पर अब ये रोक लगा दी गई है, यानी कि जो विदेशी छात्र हैं वो अब दाखिला नहीं ले सकते हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। विदेशी छात्रों के दाखिले पर यह रोक ट्रंप प्रशासन की तरफ से लगाई गई है। हालांकि इससे पहले भी हार्वर्ड पर बड़ा कदम उठाया गया था, जो एड दी जाती है उस पर रोक लगाई गई थी। फिलहाल अभी अधर में हजारों छात्र छात्राओं का जो भविष्य है वो लटका हुआ है। और इसके साथ ही ट्रंप प्रशासन ने यूनिवर्सिटी को 72 घंटे का समय दिया है, 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि आप इस दौरान विदेशी छात्रों से जुड़े हुए जो डिजिटल अनुशासनात्मक रिकॉर्ड हैं वो आप प्रोवाइड करा दीजिए। इससे पहले अगर हम देखें तो 13 मई को सरकारी फंडिंग पर भी रोक लगाई गई थी। जो सरकारी फंडिंग इस यूनिवर्सिटी को दी जाती है उस पर ये रोक लगाई गई थी, लेकिन जिसके बाद में रिसर्च फंड में कटौती की समस्या से इस वक्त हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जूझ रही है और अब कहीं ना कहीं एक और बड़ा कदम उठाया गया है। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि होमलैंड, सीधे तौर पर हम देखें तो होमलैंड सुरक्षा सचिव की तरफ से, क्रिस्टी नोएम की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, एक बार वो आपको बताते हैं। दरअसल उन्होंने कहा है कि रोक के पीछे की वजह उन्होंने बताई। होमलैंड सुरक्षा विभाग ने ये कदम इसलिए उठाया है क्योंकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अपने विदेशी छात्रों के बारे में रिकॉर्ड पेश करने से इनकार कर दिया था। ये बात, ये वजह इस वक्त बताई गई है इस रोक के पीछे। लेकिन इसके साथ ही हार्वर्ड पर गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। क्या कुछ ये गंभीर आरोप है, एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं। दरअसल ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सीधे तौर पर इस वक्त कहा गया है कि हिंसक प्रदर्शनों में शामिल छात्रों की जानकारी देने से इनकार यूनिवर्सिटी की तरफ से किया गया है। ये एक सबसे बड़ा आरोप इस वक्त लगाया गया है। साथ ही कहा गया कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से मिली भगत है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की, ये भी एक आरोप लगाया गया। साथ ही कहा कि कैंपस में हिंसा और यहूदी विरोधी गतिविधियां देखने को मिल रही हैं, ये आरोप भी लगाए गए। यहूदी छात्रों के लिए दुश्मनी का माहौल वहां पर बनाया जा रहा है। साथ ही आतंकवाद समर्थक गतिविधियों को भी बढ़ावा इस यूनिवर्सिटी के जरिए दिया जा रहा है। ये बातें, ये तमाम आरोप इस वक्त ट्रंप प्रशासन की तरफ से लगाए गए हैं। साथ ही कहा गया कि हमास समर्थकों के साथ सहानुभूति को भी बढ़ावा ये यूनिवर्सिटी दे रही है, लेकिन छात्र छात्राओं की कोई भी जानकारी मुहैया नहीं कराई जा रही सरकार को।
इसके साथ ही इस फैसले को लेकर के सीधे तौर पर हम देखें तो इस फैसले को गैरकानूनी बताया गया यूनिवर्सिटी की तरफ से। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने क्या कुछ कहा है, एक बार वो आपको बताते हैं। दरअसल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने सीधे तौर पर कहा कि विश्वविद्यालय पर अभूतपूर्व और अनुचित नियंत्रण लगाने वाली मांगों पर जोर दिया गया है और कानून का पालन करना, दृष्टिकोण, विविधता के सम्मान को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना ये यूनिवर्सिटी जारी रखेगी और जिससे उच्च शिक्षा के लिए भयावह परिणाम भी होंगे। हार्वर्ड कानून का पालन करना, दृष्टिकोण, विविधता को कि सम्मान को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना भी जारी रखेगा और समुदाय में यहूदी विरोधी भावना का मुकाबला करेगा। हार्वर्ड अमेरिकियों को सुरक्षित और अधिक सुरक्षित बनाने वाले अनुसंधान और नवाचार को दबाने के उद्देश्य से अवैध सरकारी अतिक्रमण और के खिलाफ भी अपना बचाव करना जारी रखेगा। ये प्रतिक्रिया इस वक्त हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से सामने आई है। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।